एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रुपानी। और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं आपके हिस्ट्री का, एंटायर हिस्ट्री का, इवन सिविक्स का भी। हाँ, मैं सिविक्स भी कवर करने वाला हूं। आपके सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे आपके बोर्ड में, 10 मार्क्स कैरी करते हैं आपके लिए। ये 10 मार्क पक्के मैं आपके करा रहा हूं। और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, आई गारंटी आपके 10 नंबर तो पूरे हैं। तो क्या हम पूरे हर एक पिक्चर को जो भी आपके हिस्ट्री के सिलेबस में है उनका डिस्क्रिप्शन बताएंगे, उनकी पहचान आपको बताएंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पूरी पिक्चर गैलरी ऑफ आईसीएससी। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देखेंगे, आपको मिलेंगे बहादुर शाह जफर। अब बहादुर शाह जफर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, बहादुर शाह जफर दिल्ली के बादशाह थे। हाँ, दिल्ली के बादशाह थे जिनको अंग्रेजों ने सम्मान नहीं दिया। तो पहचान में आ जाएंगे आप, राज मुकुट से पहचान जाएंगे बहादुर शाह जफर जी को। तो बहादुर शाह जफर को डीथ्रोन कर दिया गया, इनके राज से निकाल दिया गया और दिल्ली के ही बाहर इनको और इनके सक्सेसर्स को कहा गया कि ये रह सकते हैं। लॉर्ड डेलहाउजी ने रेड फोर्ट को इनके सक्सेसर्स को यूज करने से मना कर दिया। कहा कि अब आपके सक्सेसर्स रेड फोर्ट में, लाल किला जो कि दिल्ली के बादशाह का घर होता है, वहां यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, लॉर्ड डेलहाउजी के बाद लॉर्ड कैनिंग ने इनको, इनके आने वाले सक्सेसर्स को डिसअलाउ कर दिया यूज ऑफ इंपीरियल टाइटल। मतलब कि अब लॉर्ड कैनिंग के आदेश के हिसाब से अब इनकी आने वाली जनरेशंस बादशाह या बादशाह सलामत, हाँ, ये टाइटल्स, इंपीरियल टाइटल्स यूज नहीं कर पाएंगी क्योंकि दे आर नो मोर एम्परर, नो मोर किंग ऑफ इंडिया। और जो कॉइन्स में, जो ब्रिटिशर्स कॉइन्स मिंट कर रहे थे, बना रहे थे, उनमें इनकी तस्वीर को भी, हाँ, द इमेज ऑफ बहादुर शाह जफर वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स। अब यहां तक तो ठीक था, बट जब मेरठ में जब आंदोलन हुआ तो वो आंदोलनकारी मेरठ से पहुंचे दिल्ली और इनको डिक्लेयर कर दिया एज एम्परर ऑफ इंडिया। एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते ही इन्होंने अपने पूरे सैनिकों को एकजुट कर लिया। एम्परर ऑफ इंडिया बनते ही रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और सबसे बड़ी चीज कि अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। एक बड़ी सेना के साथ अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी, बट अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी सेना थी। जॉन निकोलसन नाम के एक ब्रिटिश जनरल ने दिल्ली को रिकैप्चर कर दिया, जॉन निकोलसन ने। और उसके बाद बहादुर शाह जफर जी को कैद कर लिया गया और इनके सामने ही उनके दोनों बच्चों को शूट कर दिया गया। The two young sons were shot dead in front of बहादुर शाह जफर जी। और तो और इनको उठा करके देश से बाहर, हाँ, देश से बाहर यंगून में, हाँ, आजकल इसको रंगून कहते हैं, पहले नाम था यंगून में भेज दिया, जो कि एक दूसरा देश है म्यांमार, वहां जहां पर 1862 में इनकी डेथ हो जाए। 1862 में डाइड कर जाएंगे बहादुर शाह जफर जी। मैंने आपको हर एक पहलू बताया बहादुर शाह जफर जी के बारे में। आइए अब अगला व्यक्ति जिसके बारे में जिक्र होने वाली है वो हमारी झांसी की रानी है। हाँ, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो रानी वाली, हाँ, झांसी वाली रानी। आपने झांसी की रानी में सुना कि इनको भी अंग्रेजों ने बहुत परेशान किया। जब झांसी के राजा की डेथ हो गई तो शी वॉज नॉट अलाउड टू, क्या नहीं अलाउ हुआ? इनको नहीं अलाउड हुआ टू अडॉप्ट दी हायर टू दी थ्रोन। क्यों नहीं हायर रख सकती? हायर मतलब होता है वारिस। झांसी का वारिस इन्हें अपनाने की आजादी नहीं दी गई। क्यों ऐसा कहा गया कि ये झांसी का वारिस नहीं रह सकती हैं? ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेजों ने एक डॉक्ट्रिन बनाई थी, एक रूल बनाया था लॉर्ड डेलहाउजी ने, जिसमें कहा गया था
कि अगर किसी इंडियन किंग के पास अपनी खुद की संतान नहीं होगी, उसका राज्य अंग्रेजी सरकार का राज्य बन जाए। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा इनका राज्य छीन लिया गया। ऐसे और राजाओं के साथ भी किया गया, जैसे नागपुर, सतारा, झांसी, इन सब राजाओं को भी ले लिया गया। क्या रानी झांसी मान जाएंगी? नहीं, रानी झांसी लॉर्ड डलहौजी के कहने पे नहीं आने वाली हैं। उन्होंने लड़ाई करने का तय किया कि अब हम अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे। और जनरल ह्यूज रोज ये एक बहुत बड़ी सेना लेकर झांसी पे अटैक कर देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने खूब जबरदस्त इनको फाइट दी, एक छोटी सी सेना होने के बावजूद। पर झांसी के कुछ सैनिकों ने झांसी का द्वार खोल दिया, राज्य का किले का द्वार खोल दिया, जिस पे अंग्रेजी सेना घुस गई अंदर। रानी लक्ष्मीबाई ने महल छोड़ दिया और उनको मार्ग में मिले, रास्ते में मिले तांत्या तोपे। तांत्या तोपे उनके साथ ज्वाइन कर गए, है ना। तांत्या तोपे ज्वाइन कर गए रानी लक्ष्मीबाई के साथ। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। ग्वालियर में एक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और शी डाइड फाइटिंग एट ग्वालियर। ग्वालियर में इनकी डेथ हुई। कैसे डेथ हुई? ऐसा कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई चबूतरे से घिर गई थी और इनका घोड़ा नया था, वह छलांग न मार पाया और चारों तरफ से जब उन्होंने अपने आप को घिरा हुआ देख लिया तो उन्होंने अपने आप को ही मार लिया। हाँ, इनके शरीर पे इनके शरीर पर, इनके पीठ पर इनका गोद लिया पुत्र भी था, उन्होंने उसका भी वध कर दिया ताकि वह और उसका संतान अंग्रेजों के हाथ न आ सके। कब डेथ हुई? तो 17 जून 1958 को रानी लक्ष्मीबाई हमें अलविदा कह के चली गई। तो खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। इसीलिए अंग्रेजों को इन्होंने कभी भी कह सकते हैं जीतने नहीं दिया अपने ऊपर अंत समय तक। आते हैं तांत्या तोपे जी के बारे में बात करते हैं। तांत्या तोपे कमांडर थे और ये एक मेजर जनरल थे। हाँ, वॉज अ जनरल इन द आर्मी। इन्होंने भी अंग्रेजों को बहुत बहुत मुश्किलों में डाला। रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ इन्होंने मिल करके अंग्रेजों से फाइट की और कालपी में तो ज्वाइंट किया इन्होंने, ज्वाइंट रानी लक्ष्मीबाई एट कालपी। जब रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, कालपी एक शहर का नाम है, हाँ, कालपी नाम का एक शहर है, वहां इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ ज्वाइन कर दिया और अंग्रेजों को बहुत बुरी हार हराई। सबसे बड़ी चीज है जब कानपुर, हाँ पहले कानपुर को क्वैनपौर कहते थे, हाँ, जब कानपुर में अंग्रेजों ने हमला किया तो तांत्या तोपे उसका मुकाबला की। तांत्या तोपे को सपोर्ट करते थे पेशवा बाजीराव टू। अब आता है कि इनकी डेथ कैसे हुई? तो ही डाइड क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें भी कैच कर लिया, हाँ, कैद कर लिया और इनको फांसी दे दी। कब? डाइड इन 1959 में इनको मौत की सजा दे दी गई। तांत्या तोपे ने भी अपना शरीर, अपना पूरा जीवन क्या किया? भारत को आज़ाद करने में लगा दिया। आते हैं नाना साहेब को। पहचानना आसान है नाना साहेब को, आप इनके राजसी इस टर्बन को देख के पहचान सकते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से कानून में कुंडल पहना हुआ है। नाना साहेब पेशवा थे। पेशवा मतलब होता है मराठाओं में जो लीडर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको कहते हैं पेशवा। तो ये पेशवा थे, पेशवा बाजीराव टू के बेटे, पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे। इनके साथ भी वही हुआ जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई को नहीं अलाउड किया गया अडॉप्टेड सन रखना, वही इनके साथ भी हुआ। पेशवा बाजीराव को नहीं मिला, को जो पेंशन मिल रहा था, हाँ, he was not granted the pension which his father was getting। अंग्रेजों ने पेंशन नहीं दिया इसको, मैं लिख दे रहा हूं, he was not granted pension। अंग्रेजों ने बाजीराव जी को पेंशन देना शुरू किया था। वो बाजीराव जी के डेथ होने के बाद
नाना साहेब को देने से मना कर दिया, वॉज नॉट ग्रांटेड पेंशन। इस पर नाना साहेब ने इनका विरोध किया। उन्होंने बस एक ही बहाना बताया नाना साहेब को पेंशन न देने का कि आप अडॉप्टेड सन हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको अधिकार नहीं देती है। तो उन्होंने पुणे, जो कि इनका पैतृक जगह है, जो इनका नेचुरल प्लेस है, महाराष्ट्र के लीडर थे ये, वहां से इनको आना पड़ा कानपुर। कानपुर में भी इन्होंने क्या किया, अपनी सेना तैयार की और उन सबको सपोर्ट किया जिनको पैसों से मदद चाहिए थी, हथियारों से मदद चाहिए थी, और अंग्रेजों के साथ बहुत लड़ाई लड़ी। पर अंत इस समय में बताया जाता है कि ये नेपाल चले गए और वहां से कभी ये लौट के नहीं आए। मतलब इनके एंड के बारे में नहीं दिया है कि नाना साहिब का क्या हुआ। आइए इनसे मिलिए, इनकी मूंछ को देख करके आपको गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये देश के वीर सपूत हैं, मंगल पांडे, है ना। मंगल पांडे जिनको जाना जाता है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की, रिवोल्ट ऑफ 1857 की आग जलाने के लिए, चिंगारी इन्होंने ही जलाई। तो ये 34th इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। नेटिव इन्फेंट्री, ये नेटिव इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, ये सैनिक होते हैं जो पैदल चल करके क्या करते हैं, हमला करते हैं, उसे कहते हैं नेटिव इन्फेंट्री। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री में ये एक सिपाही थे और इन्होंने विरोध किया अंग्रेजों का। ब्रिटिशर्स ने इनको कहा ग्रीज्ड कार्ट्रिज यूज करने के लिए, इन्होंने यूज करने से मना कर दिया। तो ग्रीज कार्ट्रिज क्यों, क्योंकि ग्रीज कार्ट्रिज के बारे में कहा गया था कि ये वो कार्ट्रिज है जिसको फिट करने के लिए, जिसको बंदूक में लगाने के लिए माउथ से क्या करना पड़ेगा, टीयर करना पड़ेगा। और ऐसा र्यूमर था कि इट वॉज मेड अप ऑफ फैट ऑफ काओ एंड पिग। मंगल पांडे हिंदू हैं और हिंदुओं को तो आप जानते हैं, काओ गाय हमारी माता है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यूज करने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं उनके धर्म को डिफाई करने के लिए, उसके धर्म को खराब करने के लिए। नतीजा उन्होंने यूज कर मना कर दिया। जब इन्होंने यूज करने से इस ग्रीस कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने इनको पनिश किया, इनको सजा दी। गुस्से में आकर इन्होंने भी अपने कमांडेंट को गोलियों से भून दिया। बदले में अंग्रेजों ने इन्हें हैंग कर दिया। और इसके बाद तो सारे सैनिक बैरकपुर में, ये कहाँ घटना घटी, ये है बैरकपुर, मैं लिख देता हूं बैरकपुर। ये बैरकपुर कहाँ है, बैरकपुर है नॉर्थ परगना, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है ये, वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा शहर है, वहां पर ये केंट में एरिया में थे। नतीजा क्या हुआ, पूरे देश में क्या हो जाएगी, अब अंग्रेजों के प्रति आग भड़क जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक सिपाही को मारा था। और जानते ही हैं, सारे सैनिक एकजुट हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, आप देखें, आप इनको पहचानिए, आप इनके हार्ट बार्ट से समझ पाएंगे कि ये साधारण पुरुष या महिला नहीं है। आप देख लीजिए कौन दिख रही है, जरा सा इनका हेड गियर देखिए क्या पहना है इन्होंने। आप इनके वस्त्र देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। ये इनका हार भी देख सकते हैं गले का। चलिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने बहुत सारा चीज बता दिया। ये है क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया को क्वीन ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया 1858 में। शी वॉज डिक्लेयर्ड एम्प्रेस, शी वॉज डिक्लेयर्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की महारानी घोषित कर दिया गया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। क्या हुआ, एंड ऑफ कंपनी रूल हो गया। मतलब पहले इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, भारत को चला रही थी, एक कंपनी चला रही थी, पर कंपनी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिनिश कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। 1858 में इस भारत को, पूरे भारत को वॉज ट्रांसफर्ड टू, पावर वॉज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है ना, मतलब इंडिया को किसको दे दिया गया, अब कंपनी से निकाल करके इंडिया का कौन गवर्न करेगा, ब्रिटिश क्राउन अंडर द पार्लियामेंट। तो इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन। अब ये रानी चलाएंगी देश को, मतलब हमारे भारत का रूल्स रेगुलेशंस रानी चलाएंगी। कैसे चलाएंगी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में सबसे पहला वॉइस रॉय। इससे पहले क्या होते थे, वॉइसरॉय नहीं होते थे इससे पहले।
इससे पहले गवर्नर जनरल होते थे, वो कंपनी में काम करते थे। अब पहला वॉइसरॉय बनाया जाएगा लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग इज मेड द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। और अब क्योंकि अब ब्रिटिश रूल शुरू हो चुका है, रियल मामले में ब्रिटिश रूल यहां से शुरू हो रहा है, जब क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम किया गया था एट अ पब्लिक असेंबली इन इलाहाबाद। हाँ, प्रयागराज में एक पब्लिक असेंबली में लॉर्ड कैनिंग जी ने डिक्लेयर किया कि क्वीन ऑफ इंडिया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया अब क्वीन विक्टोरिया है और भारत का अब सारा राजकाज ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू चलाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई कि अब जो भी भारत में नियम कानून बनेंगे वह सब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में काम करके बनेंगे। और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट किसको रिपोर्ट करती है? क्वीन विक्टोरिया को। इन्होंने एक और रूल बनाया कि अब हम इंडिया के रिलीजियस मैटर में दखलंदाजी देंगे, नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस मैटर। जानते हैं, जो कहा ठीक क्या किया, मतलब ठीक और क्या कर दिया, इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस मैटर लगा दिया। तो जो कहा रानी ने सब झूठ था, सब धोखा था। क्वीन विक्टोरिया ने सब कुछ उल्टा ही डिक्लेयर किया था। एक और डिक्लेरेशन दिया कि इंडियंस को सबको माफ कर दिया जाएगा जो इंडियंस क्राइम में पाए गए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। आइए और आपको अब सदस्यों से मिलाते हैं। अब मिलाते हैं महानतम इंडियन रिफॉर्मर, इंडिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर, फादर ऑफ इंडियन रिनायंस, RRR। मैंने कई बार आपको याद कराने की कोशिश की, RRR। इनको आप इस मुद्रा में देख पाएंगे। देखिए, राजा राम मोहन रॉय, RRR। इन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने एक संस्था बनाई, नाम था अमित्य सभा। अमित्य सभा का मकसद था कि लोगों में धर्म के प्रति, कि ऑल रिलीजन्स आर वन एंड मोनोथीज्म। मोनोथीज्म मतलब होता है बिलीफ इन वन गॉड। और आइडल वर्शिप को उन्होंने मना कर दिया। क्या चीज? मूर्ति पूजा करने से मना कर दिया। बाद में इन्होंने एक संस्था बनाई जो कि ज्यादा पॉपुलर हुई, और आप भी जानते हैं इसको, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज, जिसको पहले ब्रह्मो सभा कहा गया था, बाद में नाम दिया गया ब्रह्मो समाज। इनके ही अंडर में, RRR के अंडर में, राजा राम मोहन रॉय के अंडर में विलियम बेंटिक्ट ने, जो कि उस समय वॉइस रॉय थे, क्या डिक्लेयर किया? डिक्लेयर किया सती। क्या? एबॉलिशन ऑफ सती। सती सिस्टम को एबॉलिश कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सती सिस्टम 1929 में, सॉरी 1829 में अंडर द एक्ट ऑफ ब्रिटिश क्या हो गया? डिक्लेयर इलीगल हो गया। इसका मतलब है अब सती प्रैक्टिस नहीं होगी। जी हाँ, तो ये अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय हुआ। राजा राम मोहन रॉय यहाँ नहीं रुके, उन्होंने अंग्रेजों का भी विरोध किया। उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव सब अलग होना चाहिए। इवन उन्होंने इंडियंस एजुकेशन के लिए बहुत क्या किया? योगदान दिया। उनका मानना था कि ब्रिटिश को जो वेस्टर्न एजुकेशन है हमारे भारत में लानी चाहिए। ये चाहते थे कि रिफॉर्म आए, चेंजेस आए, हाँ, हमारी सोसाइटी नए कल्चर्स को अडॉप्ट करे। तो ऐसा सोच वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन रॉय। कहा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय ने ही, यस, राजा राम मोहन रॉय ने हम भारतवासियों को अपने धर्म के लिए एकजुट होना। आइए, अगला व्यक्ति कौन है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले को कहा जाता है कि ये माली थे पहले। हाँ, माली थे, दैट मीन्स ही बिलोंग्ड टू लो कास्ट। ये स्वयं भी एक लो कास्ट को बिलोंग करते थे। इन्होंने, ज्योतिबा फूले जी ने 1851 में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला पुणे पे, पुणे में अपनी वाइफ के साथ, सावित्री बाई फूले के साथ। और क्या महान काम किया? इन्होंने एक संस्था बनाई, नाम है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज नाम की इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद था सच की तलाश करना, लोगों को सच दिखाना, पुअर एंड डिप्रेस्ड क्लास के लोगों का अपलिफ्टमेंट करना, वुमेन एजुकेशन एंड स्पेशली गर्ल एजुकेशन, इस पे इन्होंने बहुत फोकस किया। और सबसे पहला प्राइवेट ऑर्फनेज, क्या? प्राइवेट ऑर्फनेज बनाने वाले भी ज्योतिबा फूले हैं।
इनकी एक बुक है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी एक बुक है, नाम है गुलामगिरी। जो इन्होंने अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस की, जो लो कास्ट या कह सकते हैं दलित लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती थी इंडियंस में, सोसाइटी में, उसके बारे में एक बुक थी गुलामगिरी। हाँ, गुलामगिरी, देखिए गुलाम इनके नाम से ही है। हाँ, क्योंकि ये एक लो कास्ट को बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अपनी इस तकलीफ को इस किताब में लिखा, गुलामगिरी। आइए आपको अब और ले चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पर। अगला पिक्चर आपको दिखेगा 1885 का ये पिक्चर है, जब कांग्रेस का सेशन मुंबई में हुआ था। फाउंडर ऑफ कांग्रेस ह्यूम, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। हाँ, एक सिविल सर्वेंट थे जिनको लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था, सपोर्ट किया था कि वो एक ऐसी संस्था बनाए जो कि एक सेफ्टी वॉल्व का काम करे, ताकि अगर कोई पॉपुलर डिसकंटेंट होता, देश में एक बड़ा विरोध हो रहा हो, जैसा 1857 में हुआ, तो उससे पहले हमें पता चल जाए, हम जान पाए। तो इसका एक सेफ्टी वॉल्व होगा ये कांग्रेस। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेशन हुआ कांग्रेस का मुंबई में। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस मुंबई, हर साल कांग्रेस का सेशन होता है। फर्स्ट सेशन मुंबई में हुआ और उस समय चेयरपर्सन थे WC बनर्जी। हाँ, वोमेश चंद्र बनर्जी, WC वोमेश चंद्र बनर्जी। ये कांग्रेस का पहला सेशन था। पहले कांग्रेस के जो पर्पस था, वो पर्पस था इंडियंस को क्या करना का, ओपिनियन ट्रेन करना, टू ट्रेन पीपल टू फॉर्म ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए बनाई गई बॉडी थी। क्या मतलब है, लोगों को नेशनलिज्म, देश प्रेम की तरफ ले जाने वाली बॉडी थी। कभी भी इन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये तो सिर्फ लोगों का ओपिनियन ट्रेन करने के लिए बनाई गई बॉडी थी। बाद में इसके बाद में इसमें इंडियन लीडर्स बढ़ते जाएंगे। शुरुआत में ब्रिटिशर्स सपोर्ट करेंगे, इवन ब्रिटिशर्स अपने यहाँ तक बुलाएंगे, इनको अपनी मीटिंग्स में बुलाएंगे, पर बाद में जैसे जैसे ये इंडियंस के ज़्यादा करीब आती जाएगी पार्टी, और कॉमन मैन जब इसमें मेंबर बन जाएगा, तब ये ब्रिटिशर्स से दूर हो। चलिए, सेकेंड कॉन्फ्रेंस के वैसे लीडर हैं दादा भाई नेहरू। आइए इनसे परिचय कराएं आपका। दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। दादा भाई एक पारसी फैमिली को बिलोंग करने वाले प्रोफेसर थे। हाँ, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ पारसी। हाँ, पारसी, मैंने पेरिस लिख दिया गलती से। तो पारसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, प्रोफेसर हैं मैथ्स के, जी मैथ्स के प्रोफेसर, एफिल्स्टन कॉलेज मुंबई, 10 साल तक वहाँ पढ़ाए। और उसके बाद ये फर्स्ट इंडियन बन गए टू बिकम मेंबर ऑफ कॉमन्स। हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स नाम की ब्रिटिश में, जैसे हमारे देश में लोकसभा होती है, ब्रिटेन में क्या होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये पहले इंडियन बने जो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स बने। इंडिया में आए तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को समझाने के लिए एक संस्था बनाई। पहले बनाई थी लंदन एसोसिएशन, फिर बनाया बॉम्बे एसोसिएशन, और सबसे इंपॉर्टेंट बनाया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इनकी बॉडी का मेन मकसद था ब्रिटिशर्स को बताना। ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को पता चले कि क्या वो इंडियंस के साथ कर रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स बैठे लंदन में, वहाँ के पार्लियामेंट को पता हो कि इंडिया की क्या रियल कंडीशन है, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स आर नॉट रॉन्ग ऑल द टाइम। ये पहले व्यक्ति थे जी, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ इंडिया में बल्कि ब्रिटेन में भी इक्वल रिस्पेक्ट प्रदान की। वहाँ भी उनको बहुत आदर के भाव से देखा जाता था। एक सबसे बड़ी बात इनके साथ क्या थी, ये दो भाषा में एक साथ, एक है राष्ट्रगोफ्तर, हाँ मतलब स्पीकर ऑफ ट्रुथ के राइटर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रगोफ्तर के राइटर रहे हैं। बुक है एक न्यूज़पेपर है जिसका मतलब है स्पीकर ऑफ ट्रुथ। और दूसरा और सबसे बड़ी चीज़ इनके बारे में ये भी रही है
कि दादा भाई नेहरू जी वो व्यक्ति थे जिनके अंडर में कांग्रेस 3 बार थी, 3 बार, 3 टाइम्स ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द, हाँ 3 टाइम्स, 3 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। और 1906 में तो कमाल ही हो गया, 1906 में स्वराज को, क्या चीज, स्वराज को एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस इन्होंने बनाया। पहली बार इन्होंने क्या किया, स्वराज को इंक्लूड कर दिया। कांग्रेस का अब गोल क्या होगा, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश रूल कॉल्ड एज, इसीलिए इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं दादा भाई नेहरू। अगले व्यक्ति को, जो कि अगेन आप इस दाढ़ी वाले व्यक्ति को पहचान पाएंगे, हाँ, परम आदरणीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कई बार इनके बारे में कहा गया है कि भारत में अगर नेशनलिज्म के फादर हैं, नेशनलिज्म के फादर बोल रहा हूं, सोचिए, फर्स्ट इंडियन टू बिकम, फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने वाले पहले थे। इनको आसाम में मैजिस्ट्रेट का पद भी मिला, बट वहां पर इनको लगा कि इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इन्होंने, ये स्वयं भी प्रोफेसर बने, हाँ ये स्वयं भी प्रोफेसर थे इंग्लिश के, बाद में इन्होंने कलकत्ता में, और बाद में ये कलकत्ता के मेयर भी बने। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो इंडिया की पहली ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यही मर्ज होकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगी। हाँ, जो ये कांग्रेस पार्टी है, इसमें इन्होंने इसको मर्ज कर, पहली पार्टी थी जिसमें इन्होंने सारे मिडिल क्लास के लोगों को, एडवोकेट्स को, लॉयर्स को, एजुकेशनिस्ट को जोड़ा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। आइए अगले व्यक्ति को मिलाते हैं आपसे, नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। आप देख पाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी को, इनकी टर्बन और इनके चश्मे के स्टाइल से आप पहचान जाएंगे कि ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं। देखिए गले में एक मफलर भी पहना है गोपाल जी ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था का नाम है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के सेवक, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या चाहते थे, लोगों को ट्रेन करना चाहते थे, ट्रेन करना चाहते थे सोशल सर्विस के लिए। कहाँ बनाई थी, 1905 में बनाई थी, और ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने इन वाराणसी। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ 1905 में, तो ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और सबसे बड़ी चीज, गोपाल कृष्ण गोखले जी को पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, स्वयं गांधी जी ने इनको एक्सेप्ट किया है कि ये मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं, पॉलिटिकल मेंटर हैं। गांधी जी को इंडिया लाने में, गांधी जी को असिस्ट करने में, गांधी जी को गाइड करने में गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत बड़ा योगदान। गांधी जी 1915 में इंडिया आए, हाँ, ऑल बिकॉज ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले जी। चलिए और ले चलते हैं आपको अब, और देश के महान सपूतों से मिलाते हैं। और उनमें से एक सपूत जी, ये सफ़ेद टर्बन पहने, श्री लाला लाजपत राय जी। हाँ, लाला लाजपत राय उस 3 जोड़ियों में से एक हैं, लाल बाल पाल में। तो लाला लाजपत राय को कई बार आप पहचानते हैं, शेरे पंजाब कहते हैं, पंजाब केसरी कहते हैं, है ना, आप दोनों ही नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शेरे पंजाब, पंजाब केसरी। और क्या खास बात है, लाला लाजपत राय एक बहुत ही क्वालिफाइड और लर्नेड व्यक्ति थे। इन्होंने जेल में बंद होने पर भी, हाँ, अंग्रेजों का विरोध किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब लाला लाजपत राय जी को 1928 में, क्या 1928 में लाठी चार्ज की गई इनके ऊपर, लाहौर सेशन में, जब इन्होंने विरोध किया था साइमन कमीशन का, जब साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तब इन पर लाठियां बरसाई गई, और इतनी लाठियां बरसाई गई कि ये घायल हो गए और 1 महीने तक हॉस्पिटल रहे, जहां पर उन्होंने जी 1928 में लाला लाजपत राय जी गुजर गए, स्वर्गसिधार गए। पर जाने से पहले इन्होंने बताया कि भारत पे ज़्यादा समय तक अब ब्रिटिश हुकूमत नहीं रह पाएगी, और इनके वचन भी सत्य हुए। लाला लाजपत राय स्वयं भी एक महान लेखक थे,
इन्होंने देश के लिए, हाँ, देश के लिए बहुत सारी महान रचनाएं लिखी। एक मंथली मैगजीन नाम था यंग इंडिया, और तो और पंजाबी, हाँ, पंजाबी, वंदे मातरम, ये पीपल, ये सब इनके द्वारा चलाए गए। आपको आश्चर्य होना चाहिए, एक नहीं अनेक पेपर्स के ये एडिटोरियल हेड थे रहे हैं। और शेरे पंजाब कहा गया है तो कई बार ऐसा माना गया है कि ब्रिटिशर्स इनकी पॉलिसीज़ के आगे डरते थे। हाँ, लॉर्ड कर्जन भी यस इनसे इनसे कह सकते हैं डर खाते थे इनसे। और एक बहुत बड़ी चीज़ इनके बारे में, नेशनल एजुकेशन पर ये पहले थे जिन्होंने बुक लिखी थी। फर्स्ट मैन टू राइट ऑन नेशनल एजुकेशन। सोचिए उस समय अंग्रेजों के अंडर में हम नेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे महान लीडर हैं हमारे शेरे पंजाब। आइए अगले लीडर की तरफ आते हैं, इनको आप पहचान लीजिए, ये है बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक, इनका कहना था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इन्होंने लाठी क्लब शुरू किया, इन्होंने अखाड़ा शुरू किया ताकि यंग इंडियंस को ट्रेन किया जा सके, फाइटिंग स्पिरिट उनके अंदर लाई जा सके। और सबसे बड़ी चीज़, जब बाल गंगाधर तिलक जी, हाँ, बाल गंगाधर तिलक जी जब इन असर्टिव ग्रुप्स को ज्वाइन किए तो ऐसा माना जाता है कि ही वॉज द फादर ऑफ असर्टिव, हाँ, फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा गया है कि मराठा में, महाराष्ट्र में इन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम, और तो और गणपति फेस्टिवल भी मनाना शुरू किया ताकि इंडिया को, इंडियंस को इंडियन ग्लोरी के बारे में पता चल पाए, हाँ, देश प्रेम के बारे में लोगों को पता चल पाए। इसलिए इन्होंने ऐसा शुरू किया ताकि देश में देश प्रेम जगाया जा सके इंडियंस के बारे में। और मराठा नाम का, हाँ, मराठा या केसरी नाम का न्यूज़पेपर भी इन्होंने चलाया। इन्होंने 2 बुक लिखी, एक गीता रहस्य, दूसरा आर्टिक होम ऑफ विदास। ये दोनों ही किताब लिखने वाले बाल गंगाधर तिलक। सारे फ्रीडम फाइटर्स कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत ज्ञानी है, इनके पास ढेर सारा ज्ञान का भंडार है। ये लिटरेचर में, हाँ, आर्ट वर्क में, सब में एक महान उदाहरण है हमारे देशवासियों के। एक और व्यक्ति से मिलाते हैं आपको, नाम है बिपिन चंद्र पाल। पाल बाबू, हाँ, पाल बाबू ट्रिब्यून के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भी कई सारे न्यूज़पेपर्स को असिस्ट किया एज एन एडिटर। अब आते हैं इन तीनों की जोड़ी एक साथ, जिसको हम कहते हैं लाल बाल पाल। देखेंगे लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को असर्टिव नेशनलिस्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ, असर्टिव मतलब होता है वो नेशनलिस्ट जो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। 1907 में उन्होंने अलग पार्टी बनाई, सूरत सेशन में स्प्लिट हो गए कांग्रेस से, और इनका मानना था कि हम अपनी मांगे अब सिर्फ बोल के नहीं बल्कि मास मूवमेंट करके, आंदोलन करके क्या करेंगे, अपने हिस्से का हक मांगेंगे। आइए अब आपको मिलाते हैं इस बड़े मेमोरियल से। ये एक मेमोरियल है जिसको आप देख करके ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जलियांवाला बाग मेमोरियल। ये दिन, जिस दिन जलियांवाला बाग कांड हुआ, वो बड़ा मनहूस दिन था। तारीख याद कर लीजिए तो आपको ये तारीख कभी नहीं भुलाएगी, 13 अप्रैल 1919। क्या हुआ इस दिन? इस दिन जनरल डायर की इमेज आपके पास स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रही है। जनरल डायर ने इसके जलियांवाला बाग नाम की एक प्लेस है जहाँ पर एक सिंगल एंट्रेंस था, एक छोटा सा एंट्रेंस था, और ये बाग चारों तरफ से बाकी बंद था। एक सिंगल एंट्रेंस था, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस इकट्ठा हुए थे बैसाखी का फेयर मनाने के लिए और डिस्कशन करने पर। हाँ, बैसाखी का फेयर मनाने के लिए और डिस्कशन, जिसमें औरत, बच्चे, आदमी सब मौजूद थे। जनरल डायर आया और इसने अपने सैनिकों को मदद से ये रास्ता बंद कर दिया और यहाँ पे गोलियां चलवा दी। जी हाँ, यहाँ पे गोलियां चलवा दी और इन निहत्थे इंडियंस को गोलियों से भून दिया। ऐसा माना जाता है हजारों इंडियंस ऑन द स्पॉट मारे गए। गोलियां तब तक चलती रहीं, सिपाही तब तक गोली चलाते रहे जब तक सबकी गोलियां खत्म ना हो गई। तो निहत्थे बेवजह इंडियंस को इन्होंने 1919 की घटना। तो
या इंडियंस इकट्ठे क्यों हुए थे, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों कांग्रेस लीडर्स थे, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था 10 अप्रैल को। तो बस इसीलिए उन लोग इकट्ठा हुए थे, प्लस डिस्कशन करना था। और जनरल डायर आया, इन्होंने बिना वार्निंग दिए, बिना चेतावनी दिए सबको, ये घटना पूरे वर्ल्ड में यस शोक की लहर के रूप में, एक दुख भरी घटना के रूप में देखा गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने तो उसका विरोध किया और अपनी टाइटल जो उन्हें केसरी हिंद मिली थी अंग्रेजों से, लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि मिली थी, हाँ सर की उपाधि मिली थी ब्रिटिश से, उसको भी लौटा दिया रविंद्र। तो इंडियंस ने विरोध किया अपने अपने तरीकों से। बाद में इसी का विरोध के रूप में नॉन कॉपरेशन, ये वन ऑफ द रीजन बन जाएगा जलियांवाला बाग नॉन कॉपरेशन नाम के मूवमेंट को स्टार्ट करने। 1919 में ये हुआ था, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जनरल डायर को यहाँ से भारत से भगा दिया गया, इनको हटा दिया गया, एक कह सकते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया, और शायद उधम सिंह नाम के एक भारतीय ने हाँ इंग्लैंड में जाकर के इनको ठोक दिया। हाँ ऐसा हिस्ट्री में कहा गया है। आइए, साइमन कमीशन ये क्या है? सर जॉन साइमन के अंडर में आने वाला, सर जॉन साइमन एक ब्रिटिश कमिश्नर मेंबर थे, जिनको 7 मेंबर कमेटी के साथ 7 मेंबर ऑल ब्रिटिश कमेटी बनाई गई, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था और इसका काम था टू रिफॉर्म टू शो रिफॉर्म्स इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में किसी रिफॉर्म की जरूरत है क्या? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बदलाव की जरूरत है, इसके लिए इसको भेजा गया था। क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, तो 1927 में जब ये आया साइमन कमीशन, जब इंडिया में आया तो जहां जहां गया वहां पर इनको काले झंडे दिखाए गए। क्या झंडे में लिखा? साइमन गो बैक। साइमन गो बैक के नारे से इनका हर जगह स्वागत हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो ये क्या रिफॉर्म लिखेगा, क्या सजेशंस अच्छे देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाकर के वहाँ पर, तो इसलिए इनको भेजा गया था। और जब ये लाहौर में पहुँचेंगे साइमन कमीशन वाले लोग, तो वहाँ पर मैंने बताया हमारे शेर पंजाब इनका विरोध करेंगे। डांडी मार्च, ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट है। डांडी मार्च में आप देख पाएंगे गांधी जी और उसके 78 डिसाइपल्स साबरमती से निकलेंगे और साबरमती से डांडी जाएंगे। साबरमती गुजरात में है और डांडी एक सी कोस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 240 माइल्स अवे है। और गांधी जी 12 मार्च से, हाँ 12 मार्च से निकलेंगे और 6 अप्रैल को सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे। 12 मार्च से निकलेंगे साबरमती से, 6 अप्रैल को डांडी पे जाकर के 1930 में अपने हाथ से सिविल लॉ तोड़ेंगे। सिविल लॉ क्या होता है? हाँ, सिविल कानून तोड़ना, जिसमें पहले सॉल्ट बनाने का पावर इंडियंस के पास नहीं था। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू प्रिपेयर सॉल्ट्स, मालूम है ना, क्योंकि सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास ही पावर था सॉल्ट बनाने का। और गांधी जी ने, क्योंकि सॉल्ट हर घर खाई जाती है, हर घर की ज़रूरत है, कॉमन नेसेसिटी है हमारी, इसीलिए इसी को अपने हाथ से बनाया और हाथ में उठाया। ये सीन आप देख पाएंगे, गांधी जी इसमें सॉल्ट उठा रहे हैं, ताकि क्या हो, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने का पावर सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास था, इंडियंस भी इसको करें। और सॉल्ट लॉ नहीं ब्रेक किया, बल्कि आंदोलन में अब उन्होंने शुरू किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इट वाज द स्टार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 19। इस मूवमेंट के बाद भारत में सारे लोगों ने, जिसी ने लैंड टैक्स देने से मना कर दिया, हाँ सब जो जहाँ था, जो फॉरेन गुड्स थे उनको पिकेट करना शुरू कर दिया, लिकर शॉप्स को पिकेट करना शुरू कर दिया, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कर दिया, इवन होली जला दी बाइकआउट फॉरेन गुड्स की। तो ऑल बिकॉज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सिविल लॉज को ब्रेक करने वाला मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको देखें, आप इस सीन में देख पा रहे हैं सुभाष चंद्र जी को, और वो हैं फीमेल ब्रिगेड ऑफ द INA के साथ। जी, फीमेल ब्रिगेड की लीडर है डॉक्टर लक्ष्मी। हाँ, अब आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं। इंडियन नेशनल आर्मी, क्या लगता है इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस की आइडिया थी? जवाब है नहीं,
इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया कैप्टन मोहन सिंह को आया। कैप्टन मोहन सिंह मलाया में, हाँ, मलाया में ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे, बट जैपनीज फोर्सेस ने इनको कैप्चर कर लिया और ये इंडिया वापस लौटने की बजाय क्या किए, डिसाइड किए, जापान को समझाया इन्होंने कि आपके दुश्मन जब अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, और हमारे दुश्मन भी ब्रिटिशर्स हैं, तो आप हमारे सैनिकों को 45,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को हमें दे दीजिए और हम एक सेना बनाएंगे और इस सेना से अटैक करेंगे इंग्लैंड पर। और सच में जापान मान गया। जापान ने न सिर्फ सेना दे दी, सेना मतलब हमारे ही सैनिकों को, प्रिजनर ऑफ वॉर को इनके अंडर में सौंप दिया और इन्होंने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी। बाद में इस आर्मी के कमांडर के रूप में, हेड के रूप में बनाया गया, सुप्रीम कमांडर के रूप में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसकी सोच, इसकी कल्पना मलाया में सुभाष चंद्र बोस जी ने ही देश की इस महान सेना को लीड भी किया और सबसे बड़ी बात, जीत भी दिलाई। भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बनाई। हाँ, भारत में पहली बार अंग्रेजों को हरा करके अपना भारतीय झंडा भी लहराया। सच में ये रहा एक सीन जिसमें आप देख पाएंगे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी को और महात्मा गांधी को। 1938 में सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बन जाएंगे। ठीक है, हरिपुरा में सेशन में प्रेसिडेंट बन जाएंगे। बट 1939 में गांधी जी के साथ इनकी रिफ्ट हो जाएगी, नाराजगी हो जाएगी और सुभाष चंद्र बोस फिर से प्रेसिडेंट तो बन जाएंगे, बट गांधी जी इनको हराने के लिए अपना एक कैंडिडेट पिताभी सीतारमैया को इनके खिलाफ प्रेसिडेंट के वोट के लिए रखेंगे, बट जीत सुभाष बाबू की होगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस था? तो सुभाष चंद्र बोस एग्रेसिव नेशनलिज्म में बिलीव करते थे और गांधी जी तो जानते ही हैं सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए देश में, और गांधी जी कहते थे नहीं, गांधी जी कहते थे हैंडीक्राफ्ट हो, हाँ, कॉटेज इंडस्ट्री खोली जाए। तो दोनों की सोच अलग अलग थी। सुभाष चंद्र ट्रिक करना चाहते थे, अंग्रेजों को चीट करके अंग्रेजों की तरह से हराना चाहते थे, जैसे वो समझना चाहते हैं जिस भाषा में। गांधी जी जानते हैं सत्य अहिंसा की तरह। तो दोनों में बड़ी अंतर था। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस दोबारा प्रेसिडेंट बन जाएंगे, पर ये काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि कांग्रेस के 13 मिनिस्टर्स रिजाइन कर देंगे महात्मा गांधी जी के फेवर में। नतीजा, सुभाष चंद्र बोस छोड़ देंगे कांग्रेस को और ठीक 1939 में ही बनाएंगे अपनी पार्टी, नाम होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष दादा की बनाई गई। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहा गया कि जब वो इंडिया से बाहर गए, हाँ, कई देशों में इन्होंने यात्रा की, पैसे इकट्ठा किए, सेना की मदद की इंडियन नेशनल आर्मी को, और कहीं गायब हो गए, उनके पास पता नहीं। हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो फ्लाइट या जो जहाज़ जिस पे गए वो कहीं क्रैश हो गया। हाँ, अभी कोई इसका प्रूफ नहीं मिल पाया। इनसे मिलिए है लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, नाम है लॉर्ड माउंट बैटन। इन्होंने ही दिया माउंट बैटन प्लान। तो इन पे देखिए, तो गांधी जी के साथ ये मुस्कुरा रहे हैं, लास्ट वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल, लास्ट वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल, है ना। लॉर्ड माउंट बैटन ने दिया माउंट बैटन प्लान। इस माउंट बैटन प्लान में पहली बार सारे लोग एक्सेप्ट कर गए। कौन? कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम, तीनों एक्सेप्ट कर गए क्योंकि लॉर्ड माउंट बैटन ने पार्टीशन ऑफ इंडिया का प्लान बनाया। उन्होंने बताया कि एक बाउंड्री कमीशन बनेगा जो इंडिया और पाकिस्तान डिसाइड करे। दोनों के अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज रहेंगे और वो अपने अपने क्या करेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास ये पावर रहेगा कि वो अपना अपना कानून बनाए। और सबसे बड़ी चीज़, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, हाँ, जो राजाओं वाला स्टेट था, दे विल हैव पावर टू ज्वाइन एनी ऑफ द पावर ब्लॉक्स, एनी ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज।
अब वो जिस पे चाहे वहां पर जाकर के राजाओं के साथ इन्होंने अपना क्या किया, करार खत्म कर दिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसी लॉर्ड माउंटबेटन प्लान पे ही, जिसके तहत इंडिया को 15 अगस्त को आज़ादी। इस सीन पे आइए, आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 15 अगस्त की रात का जब जवाहरलाल नेहरू एक पॉपुलर स्पीच दे रहे हैं। इस स्पीच को शुरू किया है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ये रहा वो सीन, देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे जवाहरलाल नेहरू 1947 को। आइए, इस सीन में आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर ये डायग्राम तो नहीं आएगा, पर ये वर्ल्ड वॉर के थोड़ा सा आपको याद जरूर दिला देगा किस तरीके से वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज का एसोसिएशन हो रहा है, और इस ग्रुपिज्म की वजह से ही क्या हो रहा है, हेट्रेड बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, एनिमीज तैयार कर रहे हैं। ये रहा यूरोप बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें आप देखेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुत बड़ा एम्पायर दिख रहा होगा, और आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर के आफ्टर में क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी का क्या हाल होगा, वो कई सारे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, युगोस्लाविया, है ना, और ऑस्ट्रिया हंगरी कितना छोटा सा बच गया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है वर्ल्ड वॉर के बाद। जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर दिख रहा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ आप टर्की दिखाई देने लगे। तो ऑटोमन एम्पायर विल बी इट्स टर्न्ड एज टर्की। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये कलर्ड डायग्राम मैंने आपके लिए रखा है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड कौन है, ये क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया हैं। इनको एक यंग फेनेटिक सर्बियन ने, एक सर्बिया के नागरिक ने गोली मारी। कहाँ पर मारी है, देखिए ये है सेराजिवो में। कहाँ मारी है, सेराजिवो, ठीक है, एट सेराजिवो ये हो रहा है, एट सेराजिवो। तो इसके मारते ही क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिन हो जाएगा। इसी को कहा गया है इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये जो यंग सर्बियन नागरिक दिख रहा है, ये सर्बियन नागरिक दिख रहा है, ये एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, नाम है, एक ग्रुप का नाम है ब्लैक हैंड, ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ, इनकी एक संस्था का नाम है, जो कि सर्बियन नागरिक को एकजुट करना चाहती थी। इसका मेन मकसद था सारे सर्बियंस को एकजुट करना। बट ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस को मारा है, तो ऑस्ट्रिया ने सारा ब्लेम सर्बिया पे लगाया और सर्बिया को 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम दिया। सर्बिया सारे पॉइंट्स तैयार थी करने को, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ऑस्ट्रिया के सारे डिमांड्स को कैसे मानती कि आप सारा देश हमारे अंडर में कर दीजिए। तो वो ऑस्ट्रिया ऑलरेडी इसकी क्या थी, लीडर थी, मतलब सर्बिया एक गुलाम कंट्री थी, कॉलोनी थी। नतीजा ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, इस पे हमला कर दिया। 1914 पर ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया सर्बिया पर, और सर्बिया की मदद करने पहुंच गया रशिया, रशिया की मदद करने पहुंच गया फ्रांस, फ्रांस की मदद करने पहुंच गया इंग्लैंड। तो यहाँ पर हो गई टीम तैयार। यहाँ पर ऑस्ट्रिया की मदद करने के लिए पहुंच गया जर्मनी, और शुरुआत में तो इटली भी, बाद में इटली यहाँ से खिसक करके यहाँ चला आएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो जाएगा, इस एक घटना की वजह से, इमीडिएट घटना की वजह से क्रिएट हो जाएगा। एक छोटी सी बात पूरे विश्व में क्या करेगी, वर्ल्ड वॉर ले आएगी। आइए इस सीन में देखेंगे तो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिखाई दे रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आपने रेड से देखा, ये कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं सुपर पावर के रूप में, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, यूएसए, ठीक है ना, जबकि जर्मनी, इटली और जापान। तो एक्सिस और अलाइज। जब हम एक्सिस की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे रोम, टोक्यो, बर्लिन एक्सिस। क्या नाम है, रोम, टोक्यो, बर्लिन एक्सिस। रोम इटली के लिए, टोक्यो जापान के लिए, और बर्लिन जर्मनी के लिए। आप देख पा रहे होंगे इटली, जर्मनी, जापान, और ये क्या रहा, ये अलाइज। अलाइज में है यूएसए, फ्रांस,
यूके दैट इज ब्रिटेन एंड लास्ट रशिया। तो ये देश बन गए। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत आप देखेंगे तो एक घटना से घटेगी, वो है इन्वेजन ऑफ पोलैंड। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी अटैक कर देगा पोलैंड पे, और जैसे ही पोलैंड पे अटैक करेगा वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। हाँ, इस वॉर के स्टार्टिंग फेज को बोला गया है ब्लिट्जक्रिग, मतलब लाइटनिंग वॉर, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही पूरा पोलैंड जर्मनी के गुलाम बन जाएगा। 3 सितंबर को ब्रिटेन फ्रांस ने जर्मनी पे वॉर कर दिया, अर्थात 3 सितंबर को ब्रिटेन ने फ्रांस ने जर्मनी पे हमला कर दिया, और यहाँ से ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर शुरू। तो इसका मतलब है, अगर आपसे डेट पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे 3 सितंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी शुरुआत में यही होगा, जर्मनी सारा जीतते जाएगा, बट मैंने कहा अब जर्मनी की हार भी होगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हारने वाला। आइए इनको पहचानिए। 2 फेस आपको दिखा रहे हैं, एक फ्रंट फेस दिखा रहे हैं, एक साइड फेस दिखा रहे हैं। हाँ, ये जो बिना बाल वाले व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, ये कोई और नहीं है, यही है बेनिटो मुसोलिनी। ये इटली के लीडर हैं, ये इटली के डिक्टेटर हैं। इन्होंने भी इटली में ड्यूस नाम की टाइटल ली। ये इटली के पार्लियामेंट के इलेक्शंस जब जीत नहीं पाए तो वहाँ पे कब्जा कर लिया पार्लियामेंट। हाँ, पार्लियामेंट में कब्जा कर लिया और अपने आप को वहाँ का ड्यूस घोषित कर दिया, लीडर घोषित। इन्होंने बनाई फैसिस्ट पार्टी, जिसका मेन मकसद था यूनियन ऑफ फ्रॉड्स। हाँ, जिसका मेन मकसद है कि टोटलिटेरियन वॉर। इसका मतलब है कि पूरे देश में क्या हो, एक सिंगल पार्टी का रूल चले, एक सिंगल गवर्नमेंट हो, और कोई भी अपोजिशन करे तो उसको ख़त्म कर दो, वॉर को बढ़ावा दो, और अपने देश से एक्सट्रीम प्यार करो और बाकी इंटरनेशनल कंट्रियों से नफरत। तो लव फॉर ओन कंट्री एंड हेटेड फॉर दी अदर, ये सिखाया उन्होंने लोगों को। यही सेम हाल इनका भी रहा है। हाँ, आप इनको पहचान लीजिए, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप देख पा रहे छोटी सी मूंछ से ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये कोई और नहीं है। कौन है? एडोल्फ हिटलर, दुनिया का सबसे क्रूरतम शासक। इन्होंने भी यही शुरुआत की। इन्होंने भी अपने देश के पार्लियामेंट में जीतने की कोशिश की, पर बहुत सीट्स नहीं जीत पाए, और अपने ही देश पर अटैक कर को जीतने की कोशिश की। जब ये जेल चले गए, वहाँ उन्होंने लिखी एक स्टोरी अपने ऊपर, नाम था मैन कैम्प, MEIN, मैन कैम्प। और बाद में जब ये आज़ाद हुए तो जेल से बाहर आए, उन्होंने फिर से क्या किया, एक पॉलिटिकल क्राइसिस करके देश में नाजी नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी बनाई, और इसके बाद पूरे देश पे अपने आप को देश का चांसलर बना दिया, नाम रखा फ्यूरर। दोनों का सोच एक ही जैसा था। आप दोनों को एक साथ देख पा रहे होंगे। जो छोटी मूंछ है, इसको देख करके आपको चार्ली चैपमैन की याद आ रही होगी, है ना? हाँ, चार्ली चैपमैन जैसे दिखने वाले व्यक्ति हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं और अब आपको बताते हैं पिक्चर गैलरी, सिविक्स के लिए भी, सॉरी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के लिए भी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक पोलर वर्ल्ड है, आपको दिख रहा होगा। वर्ल्ड का ग्लोब का हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये 2 ऑलिव ब्रांचेस हैं, वाइट बेस पर ब्लू मैप पे बनी हुई। ठीक बात देख पा रहे होंगे। 24 अक्टूबर 1945 को पहली बार इसको वर्ल्ड यूएन डे मनाया जाता है। 50 कंट्रीज ने सैन फ्रांसिस्को में क्या किया, चार्टर साइन किया। चार्टर साइन किया, नाम था UN चार्टर। और दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया यूनाइटेड नेशन। का मेन मकसद था टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स, टू डेवलप पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशंस, टू सेटल डिस्प्यूट्स पीसफुली, ये पर्पज से बनाया गया। आइए अब आपको ले चलते हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई बॉडी, जिसका मेन मकसद था, आप देख पा रहे होंगे एक माँ अपने बच्चे को ले रही है, तो इसीलिए चिल्ड्रन से समझ जाएंगे। इसका मेन मकसद है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड,
वेलफेयर ऑफ द मदर्स, स्पेशली द नर्सिंग मदर्स। क्या करना, उनके लिए दवाएं, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप करना, प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन करना, बच्चों का टीकाकरण जिसे कहते हैं वो करना, ये इनका मेन पर्पस था। 1946 में बनाया गया यूनिसेफ को, 1946 में बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका पर्पस एक ही था, वर्ल्ड में जितनी भी जगह हैं, वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स में जो मदर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, की मदद, इसीलिए चिल्ड्रन के लिए बनाई गई। दूसरी संस्था जो उसका काम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक सांप दिखाई देगा, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, बीच में एक सांप दिखाई दे रहा है, डंडे पे लपटा हुआ है ना, इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको यूएन का ही एम्बलम दिखेगा, पर उसके बीच में क्या है, सांप लगा दिया डंडे लगा करके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉसिबल हेल्थ को अटेन करने। इसका मकसद है टू प्रोवाइड हाईएस्ट पॉसिबल हेल्थ लेवल टू द इंटायर वर्ल्ड। ये भी क्या करती है, नए साइंटिफिक रिसर्च करती है, नए मेडिकल टीम्स को डेवलप करती है, ट्रेन वर्कर्स करती है, हेल्प करती है डॉक्टर्स नर्सेस को शेयरिंग इन्फॉर्मेशन करने में, कोई साइंटिफिक रिसर्च करने में। इवन जो कोविड का भी प्रॉब्लम आया था उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, हेल्प किया था वर्ल्ड में क्या करने के लिए, कोविड के टीकों को ट्रांसफर। आइए, वैसे इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा इन स्विट्जरलैंड, ठीक है, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है। आइए, अगली बॉडी है यून, का काम है वर्ल्ड में लव, वर्ल्ड में टुगेदरनेस लाना, बट यूजिंग क्या, यूजिंग एजुकेशन, साइंटिफिक कल्चर। तो इसीलिए फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चर एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कल्चरल एक्सचेंज में बिलीव कर, जो वर्ल्ड के मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, आर्ट वर्क हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इनको प्रिजर्व करने में मदद, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करना, उनके प्रिजर्वेशन में काम करना, और इंटर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स बनाना। हाँ, इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप होंगे, एक देश दूसरे देश को जान पाएगा, और उनके बीच में जो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो पाएगी। तो लॉन्ग टर्म गोल हैं इनके। आइए, अगला है नाम। नाम के 4 फाउंडिंग फादर्स, नॉन अलाइन मूवमेंट। 1955 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस बुलाई गई पंचशील के तहत, और पेंडंग कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया। 1955 में पेंडंग कॉन्फ्रेंस, बेंडंग एक प्लेस का नाम है, हाँ, बेंडंग एक प्लेस का नाम है इंडोनेशिया में, यहाँ पे बुलाई गई। किसके तहत ये बुलाई गई, तो पंचशील के तहत बुलाई गई इंडोनेशिया में। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस था नॉन ज्वाइनिंग। अलाइन मतलब ज्वाइन, किसको ज्वाइन नहीं करना है, सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड को ज्वाइन नहीं करना। 2 सुपर पावर हैं, अमेरिका और रशिया, इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करना, ठीक है, ये सोच थी इनकी। और किसको मजबूत करना है, यूनाइटेड नेशन स्ट्रेंथन। 1961 में ऑफिशियली इसका फर्स्ट समिट होगा, पहली मीटिंग होगी इसकी। कहाँ पे होने वाली है पहली मीटिंग, की पहली मीटिंग होने वाली है यूगोस्लाविया में। हाँ, यूगोस्लाविया में फर्स्ट मीटिंग होने वाली है। और ये रहे इसके फाउंडिंग फादर्स, अब्दुल नस्सार इजिप्ट के, जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया के, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। मकसद था वर्ल्ड में क्या हो, वर्ल्ड में पीस हार्मनी बनी रहे, और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज क्या हो, किसी दूसरे देशों के बहकावे में ना आकर के अपना इंटरनेशनल पॉलिसी न बना पाए, ऐसा ना हो कि उनके ये अधिकार छीन लिए। कुछ फोटोज आपको और आने चाहिए, जानने चाहिए। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीश धनखड़ जी। हाँ, जगदीश धनखड़ जी इससे पहले गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल भी रहे हैं। नीचे देखें तो आपको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे, और स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑनरेबल ओम बिरला जी। हाँ, मैंने इसलिए फ़ोटो दिखा दिया कि ज़रूरी नहीं है ये फ़ोटो आए, बट आपको इसके कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसको ध्यान दीजिए तो आप दिखाई देगा, ये हमारी पार्लियामेंट है। देखिए, एक राउंड सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है हमारी पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, सबको जोड़ दो तो पार्लियामेंट। इस सीन को देखिए तो आपको याद आ जाएगा, एक जो गार्डन दिख रहा है, एक बड़ी सी ब्लैक स्टैचू दिख रही है,
के पीछे है हमारी सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया. So this bring to the all images in shortest possible time. कहीं भी इससे शॉर्टेस्ट टाइम पे सारी इमेजेस कवर नहीं हो रही हैं और हमने आपके लिए सब कुछ एक वीडियो में एक जगह ही कवर कर दिया है. आशा करता हूं कि आपको तैयारी करने में हमारे साथ समझ में आ रहा होगा. मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में और इंपॉर्टेंट डेट्स को देखना तो एक मिलते हैं. बाय एंड बाय फ्रॉम नाउ. चलिए.